नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी पार्टी के दफ्तर को सील करने की खबर आई। नेता प्रचार नहीं कर सकता और पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। पार्टी का दफ्तर सील करने का क्या तुक रहा होगा? 2 साल से इस मामले की जांच चल रही है। क्या अब भी पार्टी का दफ्तर सील किए जाने की जरूरत थी, खासकर तब जब चुनाव शुरू हो चुके हैं? चुनाव के समय में सभी दलों को पर्याप्त समय मिलना चाहिए अपनी अपनी बात जनता के बीच रखने के लिए। लेकिन अगर केंद्रीय एजेंसियां विरोधी दलों के दफ्तरों को सील करेंगी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेंगी, तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? यही वजह है कि दिल्ली में राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साहस का प्रदर्शन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, और न पार्टी के विधायक और मंत्री। आज जब दिल्ली पुलिस ने आतिशी सिंह की गाड़ी रोकी तो कार में सवार दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज सड़क पर लेट गए। क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं। ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। हाँ जी, जवाब दो भैया। लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, कैसे रोक लेंगे आप हमें जाने से? ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? पार्टी ऑफिस जाने से कैसे रोका जा सकता है? अरे जवाब तो दीजिए, ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं? करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यही बैठ जाते। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अरे गोली मारो ना, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली मारो। मेरी गाड़ी देखिए, गोली मारो सर। घर जाना है। खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म आम आदमी पार्टी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने? किस अधिकार से आतंकवादी है। क्यों पूछा? चिल्लाइए मत। क्यों नहीं चिल्लाइए मत? आराम से बात कर रहा हूँ। किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने। क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है। ये शहीदी पार्क है। अगर आपको सीन की एक तरह बातें लग रही है कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। इसी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर? हर चौराहे पर रोक रहे हो।
क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर, आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। इन दृश्यों को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है। यह तब हो रहा है जब 22 मार्च को कई विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास गया था कि चुनाव के दौरान एजेंसियों की कार्रवाई रोकें। इससे चुनाव के लिए जरूरी समतल जमीन यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट हो जाती है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है कि आचार संहिता के दौरान ऐसा किया जा रहा है। अगर विपक्ष को इस तरह से तहस नहस किया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी। विपक्ष को बीजेपी के साथ साथ एजेंसियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उसे गोदी मीडिया का भी सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के पास अब सड़क पर लेट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस रफ्तार से गोदी मीडिया शराब घोटाले का एक्सपर्ट बनता जा रहा है, अगर उतनी ही गति चुनावी चंदे के बॉन्ड की रिपोर्टिंग में दिखाता तो देश का हलक सूख गया होता। 23 मार्च को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले में बीजेपी को आरोपी बनाने और अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग की और दफ्तर सील हो गया आम आदमी पार्टी का। आखिर सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग क्यों की? आज के वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो पूरा देखा कीजिए। जेपी नड्डा का सब कुछ ठीक चल रहा है। विरोधी दल जब भी बीजेपी को निशाना बनाते हैं भूल जाते हैं कि नड्डा जी हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने नड्डा जी को क्यों याद किया? जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए, फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से उन्हें विस्तार मिलने लगा। इस समय भी वे विस्तार पर हैं और जून 2024 तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। मतलब उनका टाइम इतना अच्छा चल रहा है, फिर भी आम आदमी पार्टी वाले उनकी गिरफ्तारी की बात क्यों कर रहे हैं? रही बात उनके सेवा विस्तार पर होने की, तो मोदी राज में यह अच्छी चीज मानी जाती है। अब देखिए, इस समय ईडी के जो प्रमुख हैं, उनसे पहले संजय मिश्रा प्रमुख थे। उन्हें 2020 में ही रिटायर हो जाना था, लेकिन उन्हें 3 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ऐसा भी क्या है, कोई दूसरा अफसर नहीं है, तब जाकर संजय मिश्रा को पद से हटाया गया। उनकी जगह पर राहुल नवीन ईडी के चीफ हैं, मगर वे भी कार्यवाहक ही हैं। जैसे मोदी सरकार को ईडी के लिए चीफ नहीं मिल रहा है, उसी तरह बीजेपी को अपने लिए चीफ नहीं मिल रहा है। ये सब तो ठीक है, मगर नड्डा जी को क्यों गिरफ्तार होना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। औरोबिंदो फार्मा भारत के फार्मा सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है। इसका निदेशक गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, लेकिन तब भी कॉरपोरेट सेक्टर नहीं बोला। अगर मनमोहन सिंह के समय इतनी बड़ी कंपनी का निदेशक या मालिक जेल में होता तो फार्मा सेक्टर के सारे मालिक रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहे होते। अंग्रेजी के 1-2 नियमित संपादक पक्का लिख रहे होते कि भारत के फार्मा सेक्टर की छवि खराब की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है, उसमें इस कंपनी का निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बना है। वह पहले गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, फिर सरकारी गवाह बन गया। ऐसे व्यक्ति की कंपनी इस दौरान 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। तब क्या कुछ भी कहना रह जाता है? क्या किसी को गलत अपने से नहीं दिखता? जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी,
ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया, प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि किसी को नहीं बताया जाएगा। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ का बॉन्ड खरीद रही हैं। दे किसे रही हैं? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता कि वो जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वो चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है? कोई खेल तो नहीं है इसके पीछे? अगर ऐसा ही मामला आम आदमी पार्टी के साथ निकलता तो ईडी सारे विधायकों के घर पर छापे मार रही होती और चुनाव प्रचार छोड़कर आम आदमी पार्टी के विधायक ईडी के गिरफ्त में होते। यह कैसी ईमानदारी है कि ईडी जिस कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर रही है, उस निदेशक की कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ दे रही है। बार बार यह बात बताने की जरूरत है और बीजेपी उसे भुना भी रही है। इसी औरबिंदो फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाने के बाद उन्हीं की गवाही होती है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि गिरफ्तारी के वक्त इन्हीं शरद चंद्र रेड्डी ने आरोप लगाया था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उनकी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वे केजरीवाल का नाम ले लें। सवाल है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता धमका कर ही 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदवाया गया हो और बीजेपी ने भुना लिया हो। 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हुई और लागू थी, तब भी औरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। भुनाया किसने? बीजेपी ने। जुलाई 2022 में शराब की नीति वापस ले ली जाती है और खबरें आती हैं कि जिन कंपनियों को ठेका मिला था उनकी जांच हो रही है, वे रेडार पर हैं। फिर भी औरबिंदो फार्मा ने बॉन्ड खरीदा और बीजेपी ने ले लिया। जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही हैं, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉयज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है।
अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसेंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद, कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया। उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं, पत्रकार यहाँ पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी। मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। औरोबिंदो फार्मा साधारण कंपनी नहीं है। इस कंपनी के हिसाब से भी देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के निदेशक की ऐसी हालत कर दी गई, जेल में डाला गया, सरकारी गवाह बनने पर जमानत मिली और ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया जमानत का। जेल से बाहर आकर उनकी कंपनी 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है और पैसा बीजेपी के खाते में जाता है। क्या यह इतना मुश्किल है पकड़ पाना? अगर शराब घोटाला हुआ है, इसमें रिश्वत दी गई है, तो पैसा किसके खाते में गया? ईडी जाकर बीजेपी के खातों की जांच क्यों नहीं करती है कि आपके खाते में अरबिंदो का 55 करोड़ कहां से आ गया, किस बात के लिए आया? 2 साल से जांच चल रही है। अगर कंपनी ईडी के रेडार पर है तो वो बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को कैसे दे रही है और ईडी को पता कैसे नहीं चल रहा है? ये है मनी ट्रेल। शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। Same thing that was 1 year back. It is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. Please. नजदीक बताइए. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, illegal arrest है.
हम कोर्ट में लड़ेंगे। 21 मार्च को ही चुनाव आयोग की साइट पर सारी जानकारी पोस्ट की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूनिक कोड नंबर नहीं दे रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी तो फट से जमा कर आया। क्या यह संयोग है कि जिस दिन यह जानकारी आई उसी दिन केजरीवाल को अरेस्ट किया गया? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसी खबर को छिपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए गिरफ्तारी की गई। यह वीडियो एपीएल का है जो यूट्यूब पर मौजूद है। 1986 में पी शरत रेड्डी के पिता हैं पीवी राम प्रसाद रेड्डी। उन्होंने के नित्यानंद रेड्डी और कुछ लोगों के साथ मिलकर औरोबिंदो फार्मा की शुरुआत की। 1992 में कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है। 95 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्राजील, पोर्चुगल में भी इनकी इकाइयां हैं। कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इन्होंने करीब 25,000 करोड़ का राजस्व कमाया और इस कंपनी का समूह का शुद्ध लाभ 1928 करोड़ रुपए था। इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि कंपनी जेनेरिक दवाओं में दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शुमार है। 150 देशों में निर्यात करती है और इनका 90% राजस्व अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन से आता है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के मामले में औरोबिंदो फार्मा भारत की 2 शीर्ष कंपनियों में आती है, ऐसा इनकी वेबसाइट पर लिखा है। 1560 वैज्ञानिक एक्सपर्ट कंपनी में काम करते हैं। औरोबिंदो ने 76 करोड़ रुपए से अधिक का तो CSR किया है। यह इस कंपनी की प्रोफाइल है। कहीं से यह कंपनी इतनी मामूली नहीं लगती है कि इसके निदेशक की गर्दन पकड़कर जेल में डालिए, सरकारी गवाह बनवाइए और फिर इस कंपनी से बॉन्ड खरीदवाइए और 55 करोड़ ले भी लीजिए। खुद को दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, याद रखिए। फिर भी भारत का कॉरपोरेट जगत चुप रहा, याद रखिए। इस बात की तारीफ की जाती है कि भारत के फार्मा सेक्टर ने दुनिया में धाक जमाई है, तब भी किसी को ध्यान नहीं आया। बोलना चाहिए। हम नहीं जानते कि औरोबिंदो फार्मा ने किन किन नियमों का उल्लंघन किया है अपने बिजनेस के दौरान, यह अलग मामला है। लेकिन इस मामले में यह सवाल क्या गलत है? क्या वो लोग भी चुप हो गए जिन्हें इंडस्ट्री का कैप्टन कहा जाता है? ईडी के रेड के बाद हजारों करोड़ का चंदा देने का मामला कई कंपनियों का सामूहिक रूप से देखें तो सामने आ चुका है। कंपनियों ने दिया है, सबका मिलाकर कई हजार करोड़ का होता है, तब भी कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। इतना डरे हुए हैं सब। औरोबिंदो फार्मा ने बीजेपी के अलावा टीडीपी, बीआरएस को भी चंदा दिया, मगर आम आदमी पार्टी को नहीं दिया। अगर इस कंपनी को लाभ लेना था तो वह आम आदमी पार्टी को भी बॉन्ड खरीद कर दे सकती थी। नवंबर 2022 में औरोबिंदो फार्मा ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी का संबंध कंपनी के काम से नहीं है। बीजेपी को इन आरोपों का सीधा जवाब देना चाहिए। शराब घोटाले पर बीजेपी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 22 मार्च को जब स्मृति ईरानी शराब घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्हें इस पर भी विस्तार से जरा बोलना चाहिए था, क्योंकि तब तक औरोबिंदो फार्मा के चंदे की जानकारी आ चुकी थी। स्मृति ईरानी ने इतना तो कहा कि औरोबिंदो फार्मा से पैसे आपको मिले हैं, मगर इसी कंपनी से बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा मिला है। इस पर भी उन्हें विस्तार से बोलना चाहिए। तो जो सुबह से मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का और विशेषज्ञों का वक्तव्य सुन रही हूं, they were asking where is the money? कितना पैसा दिया गया, कब किसको कहां दिया गया, इस सब का विवरण अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर किस प्रकार की कंस्पिरेसी हुई, एक स्टेटमेंट है 25 अप्रैल 2023 का शरत रेड्डी का, जिन्होंने कहा कि मैं क्योंकि दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से स्वयं मिलूं। विजय नायर के माध्यम से यह मुलाकात सुनिश्चित की गई। कैसे मुलाकात हुई? काली रंग की एसयूवी से उठाकर कैसे एक सरकारी बंगले में लिया गया, जहां पर अरविंद केजरीवाल इनसे मिले, इसका भी विवरण है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में भी हलचल पैदा कर रही है।
22 मार्च को जर्मन विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया कि केजरीवाल को फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। जब तक दोष साबित ना हो उन्हें निर्दोष समझा जाना चाहिए। इस पर विदेश मंत्रालय भारत का नाराज हो गया और भारत स्थित जर्मन दूतावास के डिप्टी हेड को बुलावा भेज दिया गया। भारत ने इस बयान पर नाराजगी जताई है, कहा है कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। बीजेपी के राजनीतिक हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और जवाब में आम आदमी पार्टी के भी। आज दिल्ली के शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी ये मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। 28 मार्च तक केजरीवाल रिमांड पर रहेंगे। क्या चुनाव प्रचार तक उन्हें जेल में रखने का इंतजाम कर दिया गया है या जमानत मिलेगी? 26 मार्च को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन रखा है। प्रधानमंत्री का निवास घेरने की बात हो रही है। 31 मार्च को विपक्ष की रैली की बात चल रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी किया है और आप कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नफरत ना करें। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है।
आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। देश में इस वक्त खबरें गूंजनी चाहिए थी कि चुनावी चंदे के बॉन्ड को लेकर जो कंपनियां नुकसान में हैं वो कैसे करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं। कहीं कोई घपला तो नहीं है। जिनका मुनाफा मामूली है वो कई 100 करोड़ का चंदा दे रही हैं। इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या भारत का कॉरपोरेट धमकी देने पर छापे के डर से 100 करोड़ का चंदा खुशी खुशी दे रहा है। इतना बड़ा स्कैम सामने है और बहस पैदा की जा रही है केजरीवाल ने घोटाला किया। आखिर जिस कंपनी का निदेशक इस केस में गवाह है वह कंपनी बीजेपी को ही 55 करोड़ का चंदा क्यों दे रही है? बीजेपी क्या एजेंसियों के दम पर ही इस चुनाव को पार करना चाहती है? चंदा दो, धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो, धंधा लो। प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो, घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के खिलाफ, और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेंगी और चंदा देंगे बीजेपी को। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। बार बार प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण करते थे 2014 में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कि मैं फर्जी कंपनी को बंद कर दूंगा, फर्जी कंपनियों के खिलाफ हूं। पर फर्जी कंपनियों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है इस कॉर्पोरेट डोनेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड घोटाले में। तो ये 4 रास्ते हैं। आज ही गुजरात में बीजेपी में बगावत हो गई। वडोदरा और साबरकांठा से बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से मना किया होता तो अखबारों में खूब खबरें छपती और चैनलों पर बहस होती कि राहुल गांधी को पार्टी चलाना नहीं आता है। मगर गुजरात भाजपा में विद्रोह की स्थिति है और खबरें गायब हैं। कम से कम इतना तो अपने साथ मत होने दीजिए। मूर्ख बनिए मगर गोदी मीडिया के बनाने पर मूर्ख मत बनिए। बाकी आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।